Dear student, welcome to our channel Teachers Creator. Dear student, most welcome. Good morning to all of you. आज सावन का पहला सोमवार, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शिव जी आप सब पर कृपा बनाकर रखे और आप सभी अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। ओके, सो आज आपका ये पेपर 3 बीएड सेकेंड ईयर छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो मेनली फोकस कर रही हूँ मैं आपके एमसीक्यू जो है, अभी तक टोटल 10 चैप्टर हो चुके हैं पेपर 3 के, और पेपर 3 में ही हम देखेंगे, अभी हमारे 6 चैप्टर रिमेनिंग रह रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 टू चैप्टर नंबर 11 टू चैप्टर नंबर 16 करेंगे। बट डियर स्टूडेंट्स, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, सो प्लीज़ जितना हो सके आज का टारगेट है कि हर एक वीडियोज़ पे कम से कम 1000 व्यू आने चाहिए, कम से कम 1000 व्यू आने चाहिए, तभी मैं बहुत ही जल्द लेकर आपके लिए पेपर 2 लेकर बहुत जल्द लेकर आऊँगी। ठीक है, अदरवाइज़ दिल टूटता है। ठीक है, अगर ये हो जाता है, आज आपका ये जो मेरा टारगेट है कि आज की जितनी भी वीडियोस मेरी जाती हैं इन पर अगर 1000 व्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं, तो मैं आपके लिए कल के कल ही पूरे का पूरा पेपर 2 आपका फिनिश करवा दूंगी, और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपको वो चीज़ें समझ भी आए। क्योंकि आपको पता है मैं आंसर्स को लिंक करके समझाती हूँ कि किस तरीके से वो आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि आपको एग्जाम में आंसर्स को देख कर उसको टिक करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, कि कन्फ्यूजन ना रहेगी कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हुई हैं तो मैं उनको मॉडिफाई भी कर रही हूँ। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसको करेक्ट करने की भी कोशिश करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। बट आप अगर चैनल पर नए हैं, आपके लिए हमारी पहली वीडियो हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपके पास ग्रुप हैं, जो भी आपके पास लिंक है, वहाँ पर शेयर करिए, ताकि आज का जो टारगेट है कि 1000 व्यू से नीचे किसी भी वीडियो पर नहीं होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 11 है मानवीय संसाधनों का प्रबंधन और संबंध। यानी जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं ये सभी क्या हैं, रिसोर्स हैं, संसाधन हैं। जैसे बिल्डिंग भी क्या है, एक संसाधन है। कैसे संसाधन है ये, मानव निर्मित संसाधन हुए। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर जो हमारे आसपास सभी चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, संसाधन होती हैं। तो इनका किस तरीके से इंसान जो है प्रबंध करता है, मैनेजमेंट करता है अपने यूज के लिए, और कैसा प्रबंधन और संबंध इनका क्या रिलेशंस है, कैसे बनाते हैं, तो ये सभी चीज़ों का आंसर्स आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा संस्था में प्रमुख मानवीय संसाधन होते हैं प्राचार्य या प्रधानाध्यापक, कर्मचारी, उपरोक्त सभी, अभिभावक या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट, राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा संस्था। किसकी बात कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, कि वहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, मानवीय संसाधन होते हैं। अब हम एक स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं। स्कूल में मानव संसाधन कौन सा है, तो प्रधानाचार्य भी मानव है, कर्मचारी भी मानव है, वहाँ जो अभिभावक हैं वो भी मानव हैं। तो इसका मतलब ये सभी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय के प्रबंध में सम्मिलित मानवीय संसाधन हैं। विद्यालय के प्रबंध में यानी कि जो स्कूल है उसके मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हुए ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, प्रधानाचार्य तथा अध्यापक, छात्र एवं अभिभावक, प्रशासनिक अधिकारी एवं लिपिक वर्ग तथा स्थानीय समुदाय में प्रतिष्ठित व्यक्ति या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कुल मिला के किसकी बात हो रही है, मानव की बात हो रही है। प्रधानाचार्य या अध्यापक क्या है, एक मानव है। छात्र या उसके अभिभावक क्या हुए, एक मानव हुए। प्रशासनिक अधिकारी, लिपिक वर्ग के लोग या प्रतिष्ठित व्यक्ति, ये सभी क्या, एक मानव है। तो ये सभी क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं विद्यालय के प्रबंध में। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। मानवीय संसाधनों का पारस्परिक संबंध स्पष्ट किया जा सकता है किसके थ्रू, प्रशासनिक अधिकारी प्रधानाचार्य से, प्रधानाचार्य समाज से, या प्रधानाचार्य अध्यापक, या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी, यानी कि सभी जो हैं ये मानवीय संसाधनों का पारस्परिक संबंध स्पष्ट करते हैं। ठीक है, जो प्रशासनिक अधिकारी है जैसे प्रधानाचार्य समाज, प्रधानाचार्य अध्यापक, तो ये सभी इनका संबंध होता है। ठीक है, तो ये सभी मानवीय संसाधनों का संबंध होता है। समूची शिक्षा पद्धति किसके इर्द गिर्द घूमती, अध्यापक के, प्रधानाचार्य के, छात्र के, अभिभावक के। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो समूची शिक्षा पद्धति है ये अध्यापक के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, विद्यालय की उन्नति किसके सामूहिक प्रयास पर निर्भर करती है। यानी जो स्कूल है ये प्रोग्रेस कर सकता है, लेकिन किसके
आधार पर या किसके प्रयास पर ये सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है? अध्यापक के, प्रधानाचार्य के, छात्र क्या विद्यालय के कर्मचारियों के? तो आप खुद सोचो कि विद्यालय की उन्नति किसके सामूहिक प्रयास पर? टीचर्स जब मिलकर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्चुअल को बहुत ही समझा कर उनके डेली लाइफ से, उनके आउटर इन्वायरमेंट से, हर जगह से रिलेट करके उनको समझाने की कोशिश करेंगे, तो शायद स्टूडेंट्स बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो इसका मतलब जो विद्यालय की उन्नति है वो किस पर डिपेंड कर रही है? तो अध्यापक पर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अध्यापक। ठीक है, अध्यापक का मुख्य कार्य क्या होता है? छात्र को शिक्षित करना, छात्र को उपदेश देना, छात्र को अनुशासन का पाठ पढ़ाना या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट, जो अभी आपको लग रहा होगा कि अनुशासन का पाठ पढ़ाना, उपदेश देना, शिक्षित करना, ये सभी अध्यापक का कार्य है, लेकिन यहाँ पर कार्य नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया मुख्य कार्य क्या है। तो अध्यापक का मुख्य कार्य होता है छात्रों को शिक्षित करना। जब भी आप क्वेश्चंस देखते हैं ना, तो उसमें ज़रा इन सब चीज़ों पर गौर किया करें कि कहाँ पर मुख्य लिखा है, कहाँ पर निम्न लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना। विद्यालय तथा समाज में संतुलन बनाए रखने का कार्य किसका होता है? शिक्षक का, छात्र का, प्रधानाचार्य का, प्रशासनिक कर्मचारी का। तो डियर स्टूडेंट, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? प्रधानाचार्य जो है वो विद्यालय और समाज में संतुलन बना के रखता है। छात्रों के विकास के लिए प्रधानाचार्य का संपर्क बना रहना आवश्यक है। किससे? छात्रों से, अभिभावकों से, कर्मचारियों से या लिपिकों से। तो किससे राइट आंसर हो जाएगा? छात्रों के विकास के लिए प्रधानाचार्य का संपर्क किससे बना होना चाहिए? पेरेंट्स से, गाइडेंस से, जो उनके अभिभावक होते हैं उनसे। अगर उनसे प्रिंसिपल का कांटेक्ट रहेगा, ठीक है, तो छात्रों के डेवलपमेंट 100% सुनिश्चित हो जाते हैं। विद्यालय में समन्वय स्थापित करने का मुख्य कार्य किसका है? यानी जो कोऑर्डिनेशन बना के चलना है स्कूल में, इसका मुख्य कार्य किसका होता है? शिक्षक का, छात्र का, प्रधानाचार्य का या कर्मचारियों का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानाचार्य का। यानी जो स्कूल में कोऑर्डिनेशन है, जैसे कि टीचर के बीच में, टीचर प्रिंसिपल के बीच में, स्टूडेंट टीचर के बीच में, स्टूडेंट प्रिंसिपल के बीच में, तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, ये कौन स्थापित कर सकता है? इसका मुख्य कार्य किसका होता है? तो यह मुख्य कार्य होता है प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल जी का। छात्रों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क बनाए रखने का कार्य किसका होता है? छात्रों से व्यक्तिगत रूप से संबंध बनाए रखने का, संपर्क बनाए रखने का कार्य किसका होता है? तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन है प्रधानाचार्य, छात्र, शिक्षक या प्रशासनिक कर्मचारी। तो राइट ऑप्शन आपके सामने ही है, प्रधानाचार्य का कार्य होता है। प्रधानाचार्य के मुख्य कर्तव्य क्या होते हैं? प्रशासन संबंधी कर्तव्य, विद्यालय के कार्यालय संबंधी कर्तव्य, शिक्षा संबंधी कर्तव्य, उपरोक्त सभी। तो प्रधानाचार्य के मुख्य कार्य में अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ड्यूटी ऑफ प्रिंसिपल्स देखते हैं, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ड्यूटी होती है वो, एजुकेशन से रिलेटेड ड्यूटी वो, विद्यालय के ऑफिशियल रिलेटेड ड्यूटी वो, ये सभी मुख्य कर्तव्य होते हैं किसके? प्रिंसिपल के। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्यालय का निरीक्षण संबंधी कर्तव्य किसका होता है? निरीक्षण, ठीक है, गाइडेंस करना, उसको निगरानी में रखना, उसको हर चीज़ पर नज़र रखना, तो किसका होता है? ये भी प्रधानाचार्य का होता है। प्रश्न नंबर 13 है, विद्यालय के संबंध में प्रधानाचार्य के मुख्य कर्तव्य क्या हैं? अभिभावक तथा समाज के प्रति कर्तव्य, तो ये तो सही है। सहगामी क्रियाओं तथा खेल कूद के प्रति कर्तव्य, ये भी सही है। मूल्यांकन सभी संबंधी कर्तव्य, तो डियर स्टूडेंट, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्न में से कौन प्रधानाचार्य के मुख्य कर्तव्यों में शामिल है? यानी कि मुख्य कर्तव्य कौन होते हैं? मूल्यांकन संबंधी, नियोजन संबंधी, अनुशासन संबंधी। तो इवैल्यूएशन, प्लानिंग, डिसिप्लिन, ये सभी जो होते हैं प्रिंसिपल के मुख्य कर्तव्य होते हैं। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, विद्यालय में संगठन और प्रशासन बनाए रखने संबंधी कर्तव्य किसका होता है? तो विद्यालय में संगठन और प्रशासन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध बनाए रखने का कर्तव्य जो होता है वो होता है प्रिंसिपल का। विद्यालय के अनुशासन के स्तर को ऊंचा उठाना मुख्य कर्तव्य किसका होता है? तो डिसिप्लिन, जो विद्यालय का डिसिप्लिन है वो प्रिंसिपल के हाथ में होता है कि वो उसको किस तरीके से कंट्रोल में रखे, तो मुख्य अध्यापक का ही होता है। विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका होता है, यानी सबसे ऊपर किसका स्थान होता है? तो प्रिंसिपल का होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, प्रधानाचार्य का कार्य एवं उत्तरदायित्व है विद्यालय में कार्यरत सभी व्यक्तियों का नेतृत्व करना, सभी व्यक्तियों में कार्यों का बंटवारा करना, छात्रों की सतत प्रगति का ध्यान रखना। उपरोक्त सभी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। हर एक टीचर, प्यून,
और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लोग जो हैं सबको उनका कार्य मिल चुका है या नहीं, विद्यालय में जितने भी व्यक्ति हैं उनका नेतृत्व, उनका लीडरशिप कौन है, प्रिंसिपल ये, तो उन सभी का ध्यान रखना। ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है, प्रिंसिपल की, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है, विद्यालय में शिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्रों से मित्रवत व सहयोगपूर्ण व्यवहार करना कार्य एवं उत्तरदायित्व ये किसका है, प्रधानाचार्य का, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रिंसिपल का। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्यालय में कौन प्रबंध तंत्र तथा विद्यालय के समस्त व्यक्तियों के मध्य सेतु की भांति का कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी जो प्रबंध तंत्र है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, और जो विद्यालय के समस्त व्यक्ति हैं, इनके बीच में ब्रिज का काम कौन करता है, तो इनके बीच में ब्रिज का काम करता है प्रिंसिपल। प्रश्न नंबर 21 है, विद्यालय के प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व क्या होता है। तो जो विद्यालय के प्रधानाचार्य होते हैं, समय समय पर स्टाफ मीटिंग करना, तो ये होता है उनका उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका। निर्देशन सेवा का संचालन करना ये भी है। छात्रों की सतत प्रगति का ध्यान रखना ये भी है। उपरोक्त सभी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यालय में विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियों तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करने का कार्य एवं उत्तरदायित्व किसका होता है, तो प्रधानाचार्य का होता है। यानी विभिन्न प्रकार के संगोष्ठियां जो मीटिंग हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, या पाठ्य सहगामी जो भी क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, तो इनका आयोजन प्रिंसिपल का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्यालय में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद प्रतियोगिताओं को समय समय पर आयोजित करने का उत्तरदायित्व किसका होता है, ठीक है, तो किसका होता है, ये प्रधानाचार्य का ही होता है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कक्षा प्रबंधन के संबंध में शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट, समय में कक्षा में आना, यानी कि पंक्चुअलिटी रखना, टाइम से क्लास में आना, छात्रों का विवरण रखना, डिटेल रखना स्टूडेंट्स का, कक्षा अवधि में अधिकांश समय खड़े ही रहना, टीचर्स को खड़े होकर ही पढ़ाना चाहिए। जैसे मैं आज तक रिकॉर्ड रहा है कि मैं कभी क्लास में बैठ कर नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है, जितने टाइम, क्योंकि अगर हम बैठ जाते हैं तो लेजीनेस हो जाता है, इसलिए हमेशा खड़े खड़े अगर हम पढ़ाते हैं तो जो हमारा बात कहने का नज़रिया होता है, या फिर जो भी हम कमेंट देते हैं, जितना भी हम कंटेंट दे रहे होते हैं, उनको एक्सप्लेन कर पाना, हर एक स्टूडेंट्स तक बराबर आई कांटेक्ट रख पाना, ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हमेशा क्या होता है कि ज़्यादातर अगर आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तो ज़्यादातर टाइम कोशिश करना चाहिए कि खड़े होकर ही टीचिंग करनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में शिक्षक का दायित्व क्या है। छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था करना, छात्रों को उनके नाम से संबोधित करना, अनुपस्थित छात्रों का विवरण, या उपरोक्त सभी, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी जो क्लास मैनेजमेंट होता है, क्लास मैनेजमेंट के संबंध में अगर हम बात करें तो जो टीचर होता है वो कौन एब्सेंट है ऐसे छात्रों का भी डिटेल रखता है, छात्रों को उनके नाम से बुलाता है, उनके बैठने की उचित व्यवस्था करना, क्योंकि एज अ मैनेजमेंट अभी वो काम कर रहा है, तो ये सभी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। 26 है, विद्यालयी सामग्री के प्रति छात्रों में आदर की भावना जागृत करने का उत्तरदायित्व किसका होता है। यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं तो विद्यालय सामग्री के प्रति, जो स्कूल के मटेरियल्स होते हैं उनके प्रति ये मतलब एक आदर भावना हो स्टूडेंट्स में कि सामान नहीं तोड़ना है, ये सब चीज़ें, ठीक है, स्कूल की हैं, फर्नीचर वगैरह, तो इनके प्रति आदर भावना उत्पन्न करने का कार्य किसका होता है, तो ये सभी कार्य शिक्षक का होता है। शैक्षिक कार्यों के संबंध में शिक्षक को किन कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना, ये तो सही है। शिक्षण कार्य के समय शिक्षण सामग्री का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट। गृह कार्य को स्पष्ट रूप से बताना, तो सभी एक अच्छे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। शिक्षण विधि एवं क्रिया के संबंध में शिक्षक का कार्य क्या होता है। प्रश्नों का वितरण समान रूप से करना, विद्यार्थियों के लिखित कार्य की सावधानी पूर्वक जांच करना, छात्रों को कार्यों में व्यस्त रखना। उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षक के कक्षा अनुशासन संबंधी कार्य क्या है। छात्रों को इधर उधर घूमने नहीं देना चाहिए, छात्रों से अतरंग होने के बजाय मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहिए, दोषपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त डी। यानी कि टीचर्स इधर उधर नजर आएँ, स्टूडेंट्स इधर उधर नजर आएँ तो उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनसे एक फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए, उनसे एक करेक्ट लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। शिक्षक का कार्य एवं उत्तरदायित्व क्या है। समस्त छात्रों के प्रति सर्वांगीण विकास करना,
या फिर विद्यालय अवस्था में अपना सक्रिय योगदान देना, विद्यालय समय सारणी का अनुपालन करना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इस तरीके से हमने कर लिए टोटल अभी तक के 30 क्वेश्चन जो कि आपके चैप्टर नंबर 11 के थे। अब चैप्टर नंबर 12 है भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, यानी कि जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं हमारे पास उनका मैनेजमेंट हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज यानी जो फर्नीचर हो गया, पुस्तकालय हो गया, स्कूल भवन में जितनी सारी चीज़ें यूज होती हैं तो ये होती हैं फिजिकल रिसोर्सेज। इनका रख रखाव, देख रेख या इनके प्रति आदर भावना कैसे रखना चाहिए, अब इनके बेस पर क्वेश्चंस बनेंगे आपके। ठीक है, टोटल 31 क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो आज आपका टोटल इस वीडियो के थ्रू 60 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विद्यालय के भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं स्कूल भवन, प्रयोगशाला एवं फर्नीचर, पुस्तकालय या सभी। तो ये सभी जो हैं वो भौतिक संसाधन में आते हैं, यानी लाइब्रेरी हो गया, लेबोरेटरी हो गया, फर्नीचर्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई स्कूल की, तो ये सभी जो हैं फिजिकल रिसोर्स में आ जाते हैं। कार्यशाला, खेल के मैदान, संग्रहालय, शिक्षण साधन तथा छात्रावास विद्यालय के किस प्रकार के साधन हैं, तो ये सभी जो हैं भौतिक साधन हैं। स्कूल के भौतिक संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका होता है, तो स्कूल के भौतिक संसाधनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसका होता है, विद्यालय भवन का। अगर बिल्डिंग ही नहीं सही है तो वहाँ पर फिर पढ़ने का मतलब कैसा होगा कि आप कैसे पढ़ पाते हैं। सर्वोत्तम मूक अध्यापक है, तो मूक अध्यापक क्या होता है, जहाँ पर हम एकदम साइलेंटली तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो वो है पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी। छात्रों का दूसरा घर किसे माना जाता है, तो छात्रों का दूसरा घर किसे माना जाता है, छात्रावास को माना जाता है, यानी हॉस्टल को माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मानव संसाधनों के अलावा विद्यालय के अन्य सभी संसाधन क्या कहलाते हैं, तो मानवीय संसाधन, भौतिक, कृत्रिम, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संसाधन, तो क्या कहलाते हैं, भौतिक संसाधन। यानी जो मानव संसाधन है इनको छोड़कर, जैसे प्रिंसिपल हो गया, टीचर हो गया, प्यून हो गया, वर्कर हो गए, ठीक है, स्टूडेंट्स हो गए, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे स्कूल के, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, ये मानव संसाधन होते हैं। इनके अलावा स्कूल में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी क्या होती हैं, भौतिक यानी फिजिकल रिसोर्सेज, भौतिक संसाधन होते हैं। विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता क्यों होती है, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं, शिक्षण वातावरण का अभिन्न अंग है, स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर, प्लेग्राउंड है, खेलेंगे आप तो इफेक्ट पड़ेगा। अब क्लासरूम है, फैन नहीं है, गर्मी बहुत है तो भी आप पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इसका होना ज़रूरी होता है। आकर्षक मानवीय संसाधनों में कौन स्कूल में शिक्षात्मक वातावरण उत्पन्न करता है, ऑप्शन है स्कूल प्रांगण, विद्यालय भवन, फर्नीचर या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा जो स्कूल प्रांगण होता है, यह आकर्षक मानवीय संसाधनों में स्कूल में शिक्षात्मक वातावरण उत्पन्न करता है। विद्यालय भवन से तात्पर्य क्या है, मुख्य भवन तथा प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, उद्यान तथा खेल के मैदान, उपरोक्त सभी। तो विद्यालय भवन में लाइब्रेरी भी आती है, हॉस्टल भी आता है, प्लेग्राउंड भी आता है, मेन बिल्डिंग आती है, लैबोरेटरी आती है, सभी आ जाते हैं, तो उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। प्रत्येक विद्यालय के लिए होना नितांत आवश्यक है, विद्यालय भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय या क्रीड़ांगन। तो प्रत्येक विद्यालय में क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन सीधी सी बात है, विद्यालय भवन, स्कूल बिल्डिंग होना चाहिए। विद्यालय भवन में क्या सम्मिलित हैं, तो विद्यालय का मुख्य भवन, पुस्तकालय, खेल का मैदान, विद्यालय के विभाग का भवन, छात्रावास। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। विद्यालय भवन में सम्मिलित अन्य महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं, बाग बगीचे, खुला मैदान, कृषि भवन तथा प्रयोगशाला या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। विद्यालय की स्थिति का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है, स्थिति स्थानीय तथा शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो, भूमि समतल तथा आसपास की भूमि से कुछ ऊंची हो, भूमि सीलन वाली ना हो, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। विद्यालय वाली भूमि के आसपास नहीं होना चाहिए, गंदा नाला, नदी, तालाब या पोखर, तो ये सभी स्कूल के आसपास नहीं होने चाहिए। विद्यालय की स्थिति दूर होनी चाहिए नगर से, उद्योग के कोलाहलपूर्ण वातावरण से, अत्यंत भीड़ भाड़ वाली सड़क से, तो इन सभी से ही स्कूल थोड़ा दूर पर होना चाहिए ताकि बच्चों के एक्सीडेंट के चांसेस कम हो सकें, बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो सके, उनको प्रदूषण से फ्री रखा जा सके, ये सभी चीज़ें याद रखना। तो विद्यालय भवन का वातावरण कैसा होना चाहिए, स्वास्थ्यप्रद, नैतिक एवं स्वच्छ, बाजार या सिनेमा घर से दूर, तो उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यालय की स्थिति का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए, भूमि का वर्तमान विकास के अनुरूप हो, भूमि का क्षेत्र भावी विकास के अनुरूप हो, भूमि विद्यालय के सभी आवश्यक क्रियाकलापों के अनुरूप हो। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। विद्यालय के निर्माण के समय ध्यान देने योग्य तत्व क्या होते हैं, भवन में प्रकाश हवा की पूर्ण व्यवस्था, वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था हो, भवन विद्यालय की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो, भवन सुनियोजित हो, उपरोक्त सभी।
विद्यालय प्रांगण में होना आवश्यक है। कैंटीन, फलों की दुकान, व्यायामशाला या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो विद्यालय प्रांगण है, कैंटीन होना चाहिए, फ्रूट शॉप होनी चाहिए, उसमें व्यायामशाला होनी चाहिए, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर होते हैं। विद्यालय भवन में होना आवश्यक है, आवश्यक है शौचालय यानी बाथरूम, साइकिल स्टैंड, स्टाफ रूम एवं मनोरंजन कक्ष तथा पीने के पानी का कक्ष, उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी ही होने चाहिए। विद्यालय का मस्तिष्क किसे माना जाता है? प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र या अभिभावक को। तो विद्यालय का मस्तिष्क माना जाता है प्रधानाचार्य को। ब्रेन ऑफ स्कूल प्रिंसिपल होते हैं। विद्यालय का नाड़ी संस्थान किसे कहा जाता है? जो विद्यालय के हर एक चीज़ से वाकिफ होता है तो वो होता है शिक्षक। विद्यालय का हृदय किसे माना जाता है? मस्तिष्क हो गया प्रधानाचार्य, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछता है विद्यालय का हृदय किसे बोलते हैं, तो लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय को बोला जाता है। बालक मानवीय विज्ञान तथा अनुभवों की निधि प्राप्त करता है कहाँ से? बालक मानवीय ज्ञान तथा अनुभवों की निधि प्राप्त करता है कहाँ से? तो लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? संग्रहालय को, पुस्तकालय को, प्रयोगशाला को, उपरोक्त सभी को। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बौद्धिक प्रयोगशाला, ठीक है। तो बौद्धिक पुस्तकालय को कहा जाता है। विद्यालय में हमारे मस्तिष्क को स्वच्छ एवं पोषक भोजन प्रदान करने वाला सुव्यवस्था भोजनालय किसे कहा जाता है? कैंटीन को कहा जाता है। सॉरी एक मिनट क्या बोला गया यहाँ पर? विद्यालय में हमारे मस्तिष्क को स्वच्छ एवं पोषक प्रदान, यहाँ मस्तिष्क को, ना कि हम लोगों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने ध्यान नहीं दिया। मस्तिष्क पूछा गया है कि विद्यालय में हमारे मस्तिष्क को स्वच्छ एवं पोषक प्रदान करने वाला सुव्यवस्थित भोजनालय किसे कहा जाता है? तो पुस्तकालय को कहा जाता है। शिक्षण की आधुनिक पद्धतियाँ हैं डाल्टन विधि, योजना, वाद विवाद, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों हेतु विविध साहित्य की क्रमबद्ध व्यवस्था करना, स्वस्थ साहित्य के अध्ययन के प्रति छात्रों में रुचि जगाना, छात्रों को ज्ञान को व्यापक बनाने के साधन जुटाना। तो डियर स्टूडेंट उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ये सभी ही पुस्तकालय में होने चाहिए। पुस्तकालय से होने वाला लाभ है छात्रों को अतिरिक्त अध्ययन सामग्री सरलता से उपलब्ध कराता है, छात्रों में अध्ययन की स्वस्थ आदतों का विकास करता है, छात्रों का दृष्टिकोण व्यापक बनाता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में प्रयोगशाला से होने वाले लाभ क्या हैं? तो यह व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करता है, विषय में रोचकता लाता है, करके सीखने पर जोर देता है। तो इसका भी उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी डूइंग बाय लर्निंग को प्रमोट करता है, एक इंटरेस्ट जगाता है सब्जेक्ट में, बिहेवियरल एजुकेशन देता है। तो राइट आंसर सभी हैं। छात्रालय अध्यक्ष के विशिष्ट गुण क्या हैं? प्रशासकीय योग्यता का होना, सामाजिक गुण का होना, मानवीय दृष्टिकोण का होना। तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर नंबर 11 के टोटल 30 और 12 के टोटल 31 यानी हमने 61 क्वेश्चंस किए हैं इस वीडियो में। सो आप हमारी मेहनत को ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, फटाफट आप जितना भी हो सके शेयर करिए, यार जितने ग्रुप हैं आपके पास हर जगह आप शेयर करिए, ठीक है, ताकि आज के आज ही इस पर 1000+ व्यूज होने चाहिए। तभी जितनी जल्द हो सकेगा मैं और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करूँगी, जितनी जल्द हो सकेगा बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाकर वीडियो सारी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।